नमस्कार प्यारे साथियों। अब थोड़ी देर के लिए हम आगे की तरफ ज्योग्राफी की तरफ रुख करिए। सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। कहने का मतलब है स्वागत है हमारे चैनल पर। हम ज्योग्राफी में लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ जी, लैंड रिसोर्सेज, ज़मीन, आपकी ज़मीन। कुछ लोग कहते हैं ज़मीन है, क्या ही यूज़ है। आपके लैंड रिसोर्स आपके लिए कितने ज़रूरी हैं, ये इससे पता चलेगा कि आपकी मूलभूत जो 3 सुविधाएँ हैं, जो मूलभूत 3 ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान। कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों में 93% जो आता है वो आपका लैंड के थ्रू ही आता है। रोटी तो सब जानते हैं, मकान, ज़मीन नहीं रहेगी, शेल्टर कैसे आएगा? ठीक है? कुछ लोग कहेंगे रोटी सर, हम खेती ही नहीं कर, हम वेज नहीं खाएँगे, हम नॉन वेज खाएँगे। कच्चा खाओगे, उसको पकाओगे, पकाने के लिए जो आप मसाले यूज़ करते हैं वो वेज ही होते हैं, ठीक है ना? और कपड़ा, कपड़ा सर कॉटन। आप जितने धोती, कुर्ता, ये सब साड़ियाँ वगैरह कॉटन के पहनते हैं, तो सारे कॉटन के कपड़े कहाँ से आते हैं? ज़मीन पर उगते हैं। तो लैंड रिसोर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। दिक्कत क्या है कि इंडिया के पास ये बहुत फाइनाइट तरीके से है, बहुत कम हिस्से में है, बहुत लिमिटेड है। अब इंडिया अपने से बाहर जाकर के तो कुछ काम नहीं कर सकता है। इंडिया जितना बड़ा है उसको उतने में ही यूज़ करना होगा, और उसमें भी पूरा अवेलेबल नहीं है। कैसे अवेलेबल नहीं है? कि इंडिया का जो रिलीफ फीचर है ना, ठीक है? आज का टॉपिक हमारे पास है लैंड रिसोर्सेस। जो इंडिया का जो रिलीफ फीचर का मतलब जो उसकी ज़मीनें हैं, इंडिया का ज्योग्राफिकल जो एरिया है, उसमें अलग-अलग टाइप के ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं, है ना? उसको रिलीफ फीचर कहते हैं, ठीक है? तो क्या-क्या रिलीफ फीचर हैं, क्या-क्या हैं? इसमें सबसे पहला आपका प्लेन पड़ता है, ठीक है? फिर आपका माउंटेन पड़ता है, पहाड़ भी बहुत सारे हैं, ठीक है? फिर आपका प्लेट्यू पड़ता है, जो पठार कहलाते हैं, और लास्ट में आपका पड़ता है आइलैंड। प्लेन, माउंटेन, प्लेट्यू, आइलैंड। अब प्लेन वो हिस्सा है जिसमें आप खेती कर सकते हैं, फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर से मतलब जितने भी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं वो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है? प्लेन के एरिया में। ट्रांसपोर्टेशन भी सबसे ज़्यादा आपका प्लेन में ही होता है, ठीक है? कम खर्चे पे। माउंटेन की बात करिए, ठीक है? माउंटेन्स भी बहुत ज़रूरी है। माउंटेन्स आपके रिवर को फ्लो देते हैं। अगर माउंटेन्स ना रहे, प्लेन में ही नदियाँ बहें, नदियाँ ज़्यादा दूर जा नहीं पाएँगी, ठीक है? तो माउंटेन्स क्या करते हैं? रिवर को फ्लो देते हैं। दूसरी चीज़ आपके सामने, तीसरी चीज़ प्लेट्यू है। ये जितने भी मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये जो लोहा, जिंक, है ना? ये सब चीज़ निकलता है, मिनरल, मेटल नीचे से, ज़मीन से। वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिल पाया जाता है? प्लेट्यूज़ में पाया जाता है। और सबसे लास्ट आपका आइलैंड। आइलैंड क्या करते हैं? सी रूट के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेशन का काम करते हैं, है ना? कहीं से कहीं जा रहे हैं तो उसके बीच में आपको रुकने के लिए आसानी होती है। पोर्ट्स या बंदरगाह का काम कर सकते हैं। तो ये प्लेन, माउंटेन, प्लेट्स और आइलैंड। अब इंडिया में जो इनका परसेंटेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसा है? कौन सा कितना एरिया में है, ये आपको देखने के लिए ये डायग्राम आपको देखना होगा, ठीक है ना? इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको साफ दिख रहा है कि जो प्लेन का एरिया है वो आपका कितना है बेटा? 47, 43 से 47% के आसपास आएगा। उसी तरह से आपका जो माउंटेन का एरिया है वो 30% के आसपास आएगा, और आपका जो प्लेट्यू है वो आपका 23% के आसपास आएगा। 23 से 25 होता है, ठीक है? यहाँ पर लिख दिया है। एक्चुअली बात क्या है ना, कि आपका जो लैंड है वो इन चारों चीज़ों में बटा हुआ है, ठीक है? कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर आपके फॉरेस्ट हैं तो आप वहाँ पर खेती नहीं कर सकते, और कई जगह ऐसे जहाँ पर बिल्डिंग, सड़कें, रोड बन गई हैं तो वहाँ आप खेती नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब लैंड है, जो भी है वो ऐसे-ऐसे पैटर्न में बटा हुआ है, ठीक है? अब इसके बाद जो सबसे अगली चीज़ आती है वो है यूटिलाइज़ेशन। जब हमारे पास ज़मीन है, हम उसका कैसे यूटिलाइज़ेशन कर रहे हैं, उपभोग कैसे कर रहे हैं, कैसे उसको यूज़ में ला रहे हैं। तो इसके लिए आपका क्या टॉपिक है? यूटिलाइज़ेशन। अब लैंड का जो यूटिलाइज़ेशन है ना, वो मेनली 5 टॉपिक में बटा हुआ है, ठीक है?
5 टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है आपका बेटा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब वो एरिया जो जंगल है ना? नॉर्थ ईस्ट के एरिया चले जाइए, साउथ में जो नीलगिरी उनकी पहाड़ियाँ जंगल हैं वो चले जाइए, वेस्टर्न घाट पर बहुत सारे आपको महाराष्ट्र पुणे की साइड लाइन में जंगल मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा एरिया आपको जंगल मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये फॉरेस्ट में हमारा यूज़ है, ठीक है। सेकेंड जो एरिया आता है जिसको हम कहते हैं नॉन कल्चरेबल लैंड, है ना, नॉन कल्टिवेटेबल या फिर नॉन कल एग्रीकल्चरल, इसको ऐसे जिसको सीधा ऐसे बोल दीजिए, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। अब नॉन एग्रीकल्चर लैंड कौन से हैं बेटा? पहली चीज तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? वेस्टलैंड, भैया जिस पे खेती हो ही नहीं सकती, बंजर जमीन है, कुछ भी कर लीजिए उस पर कुछ नहीं उगना, ठीक है। और दूसरी चीज आपके सामने क्या है? बिल्डिंग्स, रोड, रेल, ये जिस पर ये सब बन चुके हैं, रेलवे स्टेशन बन गया है, रोडवेज बन गई है, सड़कें बन गई हैं, बिल्डिंग्स बन गए। अब रेलवे स्टेशन में पटरी उखाड़ के थोड़ी धान बोएंगे आप, वहां तो कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब वो भी नॉन एग्रीकल्चर में। तीसरा जो है वो होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल मतलब जो हो सकता है, कल्टिवेटेबल, कल्टिवेटेबल वेस्टलैंड। कल्टिवेटेबल वेस्टलैंड में क्या है? ऐसे एरियाज जहां पर कुछ पेड़ उगे हुए हैं बेतरतीब, जो नेट सोन एरिया में नहीं है, जिनको उगाया नहीं गया, वो अपने से उग गए हैं। जैसे बांस, आप गांव में जाइए तो आपको बांस का बड़ा बड़ा कोठा मिलता है, कहने का मतलब एक साथ कई सारे बांस झाड़ की तरह उगे हुए हैं। अब उन पे दिक्कत क्या है? हम कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि इतना ज्यादा खर्च आ जाएगा कि जितना हमारी फसल ही नहीं होगी, जितना हमको बेच के फायदा नहीं होगा, उतना ज्यादा तो हमको उस पर लागत लगानी पड़ जाएगी। तो वो हमारा किस में आता है? कल्चरेबल वेस्टलैंड में आता है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर जो आता है, जिसको हम एबंडेंट कहते हैं। एबंडेंट का मतलब जो अभी अभी छोड़ी गई प्रजाति है, जिसको ये आता है आपका फैलो लैंड में। फैलो लैंड, फैलो लैंड। अब फैलो लैंड में दो हैं, एक रिसेंट है और एक है ओल्ड। अब रिसेंट वाले में जो उसको 1 साल हुआ है, 1 साल से जिस पर कोई खेती नहीं की गई है, सर ये कौन सा? अभी आप अपने आप यहाँ गांव में, अब जो शहर बन रहे हैं बनारस के इर्द गिर्द के एरिया, अभी और भी सड़क इर्द गिर्द देखिए, तो उन जगहों पर क्या है कि इन रिसेंट्स के जो लैंड है ना 1 ईयर, इसे 1 साल पहले ने किसी को बेच दी, उसने प्लॉटिंग करा करके रख दिया है, कॉलोनी बनाएंगे इस पे, मकान बनाएगा, अभी बना नहीं रहा है, बना नहीं रहा है, 1 साल से उस पर खेती बंद है। और दूसरा होता है जिस पर 5 साल हो गए खेती बंद किए हुए, 5 साल से खरीद के छोड़ा हुआ है ना, विवादित जमीन हो गई है, उस पर कोई खेती ही नहीं कर सकता, कोर्ट का केस चल रहा है, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें। तो कहने का मतलब वो फेलो लैंड में आता है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका नेट स्वॉन एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं? NSA, नेट स्वॉन एरिया। नेट स्वॉन एरिया क्या है बेटा? जहां पर एक्चुअल में एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती हो रही है। आई बात समझ में? तो टोटल आपको क्या कितना दिखेंगे? टोटल आपको दिख रहे हैं यहां पर फॉरेस्ट, नॉन एग्रीकल्चरेबल लैंड, कल्चरेबल, कल्टीवेटेबल, कल्चरेबल नहीं, कल्टीवेटेबल वेस्टलैंड है, फैलो लैंड है जिसमें आपके दो आएंगे, एक रिसेंट छोड़ा हुआ है, एक बहुत पुराना हो गया है, और इस सबसे लास्ट में खेती वाली जमीन, मतलब नेट सोन एरिया। सोन का मतलब बोना होता है, किसी की जिंदगी में चरस बो दिए, किसी की जिंदगी में तो कहने का मतलब क्या है कि सोन एरिया मतलब कुछ न कुछ उस पर बोया गया है, उसमें पेड़ भी आते हैं, ठीक है। अब एप्पल सेब की खेती है तो वो भी खेती कहलाएगी, आप कॉटन खेती कर रहे हैं, आप रबर की खेती कर रहे हैं, कहवा कॉफी की खेती कर रहे हैं, सब में आएंगे और नेट सोन एरिया होता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन है। अब इंडिया में ये यूटिलाइजेशन का पैटर्न क्या है? इंडिया में इसका पैटर्न क्या है? अब हम इसको आगे पढ़ेंगे कि इंडिया में यूटिलाइजेशन का पैटर्न क्या है। देखिए भाई, इंडिया के पास पूरी जमीन कितनी है? इंडिया के पास पूरी जमीन है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतनी जमीन है। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर कह लीजिए, 3.28 मतलब 32 लाख 33 लाख के आसपास स्क्वायर किलोमीटर जमीन है इंडिया के पास, जिसमें से सिर्फ 93% का ही सर्वे हुआ है। क्यों सर? देखिए 93% के अलावा जो है
वो या तो नॉर्थ ईस्ट के डीप इलाके में पड़ते हैं, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, जो हाथ पर है, ठीक है, उनमें पड़ते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर का वो इलाका है जो या तो पाकिस्तान के कब्जे में है या तो चाइना के कब्जे में है। अब वहां पर जाकर के हम सर्वे करा नहीं पाएंगे, तो हमारे पास जो अवेलेबल सर्वे है वो 93% ऑफ द लैंड ऑफ द 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। और वो जो लैंड है वो दोनों साइड में किया गया है, एक बार 1960-61 में, ठीक है ना, 61-62 में किया गया था, 1961-1962 में जो पुराना वाला आंकड़ा है, और जो अभी नया किया गया है 2014-15 में, ठीक है, 14-15 में। ये दोनों आंकड़े आपके सामने हैं, ठीक है, दोनों को ध्यान से देखिए बेटा, ये बड़ी जरूरी चीज है, ठीक है, ये दोनों आंकड़े आपके सामने हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसमें आप पाएंगे कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट है वो खेतीहर का है, मतलब कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कितना है बेटा, 40.3%, ठीक है, 40.3% का वो लैंड जो है एग्रीकल्चर में आता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो है आपका फॉरेस्ट एरिया का, जो इस समय 23.3% चल रहा है। अगर इन दोनों आंकड़ों को आप कंपैरिजन कराइए तो देखिए आपको लग क्या दिखने का, खेती की जमीन कम हो गई है। तो आप कहेंगे सर जंगल का एरिया बढ़ गया है, हाँ बिल्कुल, जंगल का एरिया बढ़ गया है 23%, लेकिन एक और चीज है जो कम और ज्यादा हुई है, उसको देखिए ध्यान से, जो है वो है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ग्रीन कलर में दिख रहा है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब एरिया अंडर जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज है कौन सा है, वो घट गया है। कैसे घटा है बेटा, वो आपको देखिए, सॉरी घट गया कह रहे हैं, बढ़ गया है, 4.9 हुआ करता था 61 में और वो बढ़ गया है 8.7। क्यों, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के रहने के मकान बन रहे हैं, तो एग्रीकल्चर एरिया था, लेकिन अब क्या है, उसको नॉन एग्रीकल्चर में हटा दिया गया है, ठीक है। उसके साथ आपके वेस्टलैंड भी कम हुए हैं, वेस्टलैंड पिछली बार ज्यादा थे, अब कम हो गए। क्यों वेस्टलैंड कम हुए हैं, क्योंकि पहले हमारे पास और ये सब टेक्निक नहीं थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की टेक्निक नहीं थी कि हम बंजर, जो थोड़ी बहुत बंजर जमीन है उसको भी हम उपजाऊ बना सकें, तो हमने उसके यूज करके उसको उपजाऊ बना लिया है। तो कुल मिलाकर के ये आप देखिए कि एक हमारे पास खुश होने वाली चीज है कि हमारा फॉरेस्ट एरिया बढ़कर के 23% हो गया है, लेकिन ये भी कम है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के तहत जितना बड़ा इंडिया है और जितनी बड़ी यहाँ की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आपके पास डिजायर्ड 33% होना चाहिए, क्या, फॉरेस्ट, तभी आपका पर्यावरण जो एनवायरमेंट है वो साफ हो पाएगा, या फिर जो आपका बैलेंस है, एक इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो बन पाएगा। लेकिन आपके पास अभी भी क्या है, 10% की कमी है। अब वो 10% कैसे पूरा होगा, बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि जो वेस्टलैंड है, जो छोड़ा हुआ एरिया है, उन जगहों पर हम पेड़ लगा नहीं सकते, फॉरेस्ट बनाना दूर की बात है। और जो बाकी जगह बच गई है उस पर हम खुद अड़े हुए हैं, मतलब या तो बिल्डिंग बन गई है, या तो सड़कें बन गई है, या फिर ट्रांसपोर्ट बन गया है, या फिर हमने अपने अपने घर बना लिए हैं। अब हमको हटा करके तो जंगल बनाया जाएगा तो हम लोग बवाल करेंगे। कहने का मतलब क्या है, बहुत मुश्किल है कि ये 23 से 33% हो जाए। अब तो इसके लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं आपके सामने। फॉरेस्ट का एरिया नहीं बढ़ रहा है, नेट सोन एरिया घट गया है, एग्रीकल्चर लैंड घट गए हैं। और आप देखिए कि जो आपकी जमीनें हैं, जो जमीनें हैं ना, उन जमीनों पर आपके पिताजी खेती करते हैं, पहले फिर आपके पहले दादा खेती किया करते थे, मतलब वो जमीन हमारे सामने लगभग 40-50 साल से उस पर खेती हो रही है, खेती किए जा रहे हैं, बस रोज हर साल बोते हैं निकलता है, बोते हैं निकलता है। तो इसका जो ये अंधाधुंध यूज है, बिना सिस्टमेटिक पैटर्न का ये यूज है ना, ये लैंड को डिग्रेड कर रहा है। डिग्रेड करने का क्या मतलब होता है बेटा, लैंड को डिग्रेड करने का मतलब है कि लैंड का स्तर घटा रहा है, उसका जो यूज है ना वो घट रहा है, वो कम हो रहा है, मतलब वो अब उतना प्रोडक्टिव नहीं रह जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये हमारा डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है। देखिए, डिग्रेडेशन के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं। अब जो ये डेवलपमेंट होता है ना, आपकी बुक, आपके चैप्टर का नाम ही है क्या, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट होता है, ये जब डेवलप करती है कोई कंट्री तो रिसोर्स का एक्सप्लोटेशन शुरू हो जाता है। अगर हम उसको प्लानिंग के साथ नहीं ले जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों में हम उसको दे नहीं पाएंगे।
जो आपका लैंड यूज हो रहा है वो आप देखिए, आपके पुराने लोग भी यूज करते आ रहे थे, आपके पूर्वज जो आपके बाप दादा थे वो भी यूज कर रहे थे, और आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको किसी न किसी तरीके से यूज करेगी ही करेगी। तो ऐसे में आपको लैंड को बचा करके रखना होगा। तो इनको किन किन चीजों से बचाना होगा बेटा? तो सबसे पहली चीज है जिसको आपको जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, पहली चीज है माइनिंग। माइनिंग क्या होती है? खोदना, है ना? एक जंगल था, एक पेड़ था, एक रहने वाला एरिया था, एक गांव था। मालूम चला गया, इंडिया के सर्वे में आ गया कि वहां पर नीचे कोयला निकल गया है, कोल निकल रहा है, पेट्रोलियम है, नीचे मिनरल है। अब सरकार का बुलडोजर चलेगा, जमीनें मुआवजा पर ले ली जाएंगी और उसको हटा करके पूरा साफ करके खोदना शुरू करेंगे। ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो फिर आपको ये बाहर से खरीदने पड़ेंगे। आपके जितने भी रेलवे के डिब्बे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, मकारते इमारतें बन रही हैं, सब में स्टील पड़ता है। स्टील कहाँ से बनेगा बेटा अगर तुम्हारे पास लोहा नहीं आएगा, कार्बन नहीं आएगा, कोयला नहीं आएगा? तो माइनिंग हुई। माइनिंग होने के बाद ऐसा थोड़ी है कि ये माइनिंग जिंदगी भर चलेगी। माइनिंग हमेशा नहीं चलती। माइनिंग उस खदान में जितना मिनरल था वो आपने निकाल लिया। अब जब आपने निकाल लिया तो वो खदान क्या होगी? धंस जाती है, मतलब वो उसमें अब वो खाली हो जाती है, उसका यूज नहीं रह जाता। तो लोग इसको एबंडेंट कर देते हैं, छोड़ देते हैं वैसे ही खुला। एबंडेंट खुले। अब खदानें क्या होती हैं? छोटे छोटे नहीं, अगर 5-5 क्रिकेट के मैदान ले लीजिए, उसके हिसाब से एरिया में खदान खोदी जाती है और छोड़ दी जाती है। ये जो अबंडेंट माइनिंग है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान करती है। आज से समझिए कि आपकी स्किन पर एक बहुत गहरा घाव करके, ना उस पर बैंडेज किया गया, ना एंटीसेप्टिक कुछ नहीं, ना उसको टिका टाका लगा, कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया गया। क्या होगा? घाव भरेगा नहीं, कभी नहीं भरेगा। ये धरती के घाव है, अबंडेंट माइनिंग। इससे बरसात से होने वाला पानी खुद एक जगह नीचे जाकर के ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करता है। तो कहने का मतलब सबसे पहले एरिया माइनिंग। और माइनिंग कहाँ ज्यादा होती है बेटा? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर माइनिंग जबरदस्त होती है, और इससे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। अब दूसरी चीज हमारे सामने क्या है? गुजरात और इन सबों के एरिया में। अब इसमें क्या है? इसको हम कहते हैं ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग ये कहाँ कहाँ है? गुजरात में मिल जाएगी, राजस्थान में मिल जाएगी, हरियाणा में मिल जाएगी, एमपी में मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ की ओवर ग्रेजिंग है। इतने जानवर हो रखे हैं कि उनको चरने के लिए चारागाह खेत चाहिए, घास के मैदान चाहिए। हम उनको न उन पर खेती कर सकते हैं। अगर खेती करेंगे तो आपकी फसल नुकसान करेंगे तो आप उनको भगा देंगे। उनके ऊपर आप पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, जंगल नहीं बना सकते। जंगल बना देंगे, उतना ऊंचा आदमी घास खा नहीं पाएगा। घास हमें भी चाहिए, घास कटेगा तभी तो जानवर पलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? ओवर ग्रेजिंग बिना पैटर्न का, बड़े बड़े घास के मैदान बना रखे हैं, वहां पर कुछ नहीं होने देना है। तो ये ओवर ग्रेजिंग भी लैंड का डिग्रेडेशन कर रही है ना? वहां पर कुछ लगता, कुछ जंगल बन सकता था, कुछ खेती हो सकती थी, लेकिन वहां उसको बर्बाद कर रखा है ओवर ग्रेजिंग में। ठीक है, केवल बना बना करके छोड़ा हुआ है। अब जो थर्ड चीज आती है, जो आपके यहां भी होती है, उसको हम कहते हैं ओवर इरिगेशन। क्या होती है बेटा? ओवर इरिगेशन। ये बहुत बड़ी चीज है। ओवर इरिगेशन का मतलब क्या है? आपने धान कभी बोते देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जो चावल बोते हैं, धान। अब समय आ रहा है, क्या होता है? धान के बीज बो करके, और या तो बारिश के पानी से या फिर ट्यूबवेल के पानी से भर देते हैं पूरा उस खेत को। उस खेत को क्या कर देते हैं? पूरे के पूरे तरह से पानी भर देते हैं उसमें। अब इसको हम बोलते हैं ओवर इरिगेशन। पंजाब और हरियाणा में, पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, वहां हर दूसरे खेत में ट्यूबवेल गड़ा हुआ है। इससे नुकसान क्या है? वो ट्यूबवेल ग्राउंड वाटर को सक करते हैं, चूसते हैं। अब उस एरिया में ग्राउंड वाटर कहां जाएगा? एकदम रसातल में, क्योंकि सारे ट्यूबवेल धाधा 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 चल रहे हैं। अब उन ट्यूबवेल से पानी निकलता है, वो सलाइन वाटर होती है। हल्का उसमें मिनरल्स आ जाते हैं जमीन के नीचे से निकलने, और वो किस में मिलते हैं? मिट्टी में मिलते हैं। पानी मिट्टी में रहता है ना। अब इससे जो मिट्टी है वो अल्कलाइन हो जाएगी। अल्कलाइन होने का मतलब क्षारीय हो जाएगी। उसमें आसानी से पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे एक समय के बाद। तो ओवर इरिगेशन भी लैंड को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। ऐसा कोई समय आएगा, उसके बाद आपका ये जमीन बोने लायक ही नहीं रह जाएगी। और चौथा है आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। ये तो भैया हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है।
इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। किसी भी बड़े शहर में आप जाएंगे, किसी भी बड़े एरिया में आप जाएंगे, एक एक चीज आपको जरूर मिलेगी, कूड़े का पहाड़। हाँ, दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, दिल्ली की स्टूडेंट करेंगे ना, पहला ही गाजीपुर का एरिया पड़ता है दिल्ली में। अब उसमें गाजीपुर का एरिया क्या है, बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है, वहां पूरे दिल्ली का कूड़ा डंप होता है, कूड़ा डंप होता है। अब वो जो जमीन है, छोड़ा मोड़ा एरिया नहीं है, वो समझिए कि लगभग एक कॉलोनी के बराबर का वो क्रिकेट के मैदान कितना है वो। अब उतना उतनी जमीन क्या हो रही है, खराब थी नहीं, वो क्या उस पर बिल्डिंग बनी थी नहीं, वो तो क्या बर्बाद हो रही है, क्योंकि उस पर कूड़ा डंप होता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स डंप होते हैं वहां पर। उसी का एक एग्जांपल है आपकी सीमेंट की फैक्ट्री। यहाँ जो सीमेंट बनते हैं ना, वहां पर चूना पत्थर जो होते हैं ना, उनको पिसा जाता है, पाउडर बनाया जाता है। जब हवाएं चलती हैं, धूल उड़ती है, तो वो पाउडर जो रखा हुआ है सीमेंट चूने का, वो उड़ करके अगल बगल की जमीनों पर जाता है। उसमें क्या होगा, वो जमीनों पर जाकर के बैठ जाएगा। मिट्टी जरूरी है, चूना जरूरी नहीं है। आप एक काम करिए, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप अपने यहाँ पे जो आपके यहाँ गमले लगे हुए हैं, यहाँ पे जो लगे हुए हैं, उनमें मिट्टी है, उन मिट्टी में क्या कीजिए, एक मुट्ठी मिट्टी लीजिए, एक मुट्ठी बालू लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, आप उगाइए, उगेगा नहीं उगेगा, उसकी प्रोडक्शन क्षमता कम हो जाएगी, बालू मिक्स हो गया। ये काम होता है राजस्थान में। राजस्थान में रेगिस्तान है, रेगिस्तान से जो हवाएं चलती हैं वो अपने साथ बालू उड़ा के ले जाती हैं, और आसपास की जमीनों मिट्टियों में बालू मिल जाता है, और उससे वहां पर उगने वाली फसल कम हो जाती है। रेगिस्तान की एक प्रॉपर्टी है, वो अपने आप को बढ़ाता है, रेगिस्तान बढ़ता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, इसने तो दोनों को दम कर रखा है। ये तो जिप्सम और सीमेंट की फैक्ट्री का तो हमने एक एग्जांपल दिया है, इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं जो आकर के जमीन पर बैठती हैं। अरे हवा में जो चीज उड़ेगी, पार्टिकल्स उड़ेंगे, वो हवा में लटके थोड़ी रह जाएंगी, वो एक टाइम होगा जब वो बैठेंगे जमीन पर, और जब जमीन पर बैठेंगे तो क्या होगा, मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, और उसी मिट्टी में आपके अनाज उगते हैं। कैसे उगेंगे, जब उसमें कुछ और मिला रहेगा। कहने का मतलब जहरीला भी बनाता है। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स लैंड और वाटर दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है सर, आप तो नुकसान पे नुकसान गिनाए जा रहे हैं। हाँ, अब हम उनको तरीका ही बताते हैं, है ना, किस तरीके से इसको रोका जाए, कंजर्व कैसे किया जाए। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कंजर्व करने के लिए सबसे पहले आपके अपने लालच को कम करना होगा। इंसान के अंदर इतना लालच भर रखा है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। सबसे पहला काम क्या शुरू करिए, एफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन नहीं, एफॉरेस्टेशन। फोर्सफुली धंधाधुंध जंगलीकरण कीजिए। पेड़ मत लगाइए, छोटा सा पेड़ लगा, एक पेड़ नहीं, 200 300 की संख्या में पेड़ लगाइए, जंगल बना दीजिए। एफॉरेस्टेशन बहुत जरूरी चीज है। फॉरेस्ट अगर रहेगा, दुनिया सही चलेगी। तीसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि पैटर्न डेवलप करिए। किसका, ग्रेजिंग का। ग्रेजिंग का पैटर्न डेवलप करिए। मतलब लिमिट लगाइए ग्रेजिंग पर, चारागाह एक एरिया ही दिया जाए जिसमें लोग गाय भैंस भैंस चराएं, है ना। एक गांव का गांव नहीं दे दिया जाए उठा करके, हाँ जाओ चराओ, ऐसा नहीं। एक पैटर्न, एक सरकार एक जमीन निर्धारित कर दे, उसी जगह पर जितने भी गाय भेड़ भैंस चल नहीं चरे, नहीं चरे तब मत रखिए पशु आप। ठीक है, इतना नुकसान हो रहा है यार, ग्रेजिंग पैटर्न। ठीक है, थर्ड क्या है आपके सामने, थर्ड चीज जो सबसे बड़ी चीज है, इसको शेल्टर बेल्ट कहते हैं। आप लोग के खेतों में लगा होगा, सरकार इसके लिए बहुत बड़ा प्लान छड़ी हुई है, शेल्टर बेल्ट। आपके जो खेत होते हैं ना, खेत के किनारे किनारे मेड़ होती है, मेड़ मतलब जो किनारा होता है, दीवार, उन पर जो है मिट्टी को पकड़ने वाले पेड़ लगाए जाते हैं, साल, सागौन, है ना। मतलब पेड़ लगाइए, उन किनारे किनारे पेड़ लगाइए। उससे क्या होगा, उससे मिट्टी मजबूत रहती है, मिट्टी धंसती नहीं है। ठीक है, और वो जो ग्राउंड वाटर होता है ना, पेड़ पेड़ क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को ऊपर की तरफ खींच करके लेके आते हैं, क्योंकि वो खुद पीते हैं पानी, तो उनकी जड़ें जो है ऊपर की तरफ खींच के लेकर पानी आती है। तो शेल्टर बेल्ट बनाइए। और सबसे जो लास्ट वाली चीज है, थॉर्नी बुश। थॉर्नी बुश, थॉर्नी बुश होती है ना, कटीली झाड़ियां, इसको लगाइए रेतीले इलाकों में। थॉर्नी बुश क्या काम करते हैं, जो उड़ के हवाओं के साथ जो बालू के कण आते हैं, जो जो डेजर्ट के जो कण आते हैं ना बालू के, उसको वो रोकते हैं, जमीन पर नहीं पड़ने देती, वो उनके ऊपर गिर जाते हैं, उनके ऊपर लटक जाते हैं। तो इसलिए थॉर्नी बुश लगाइए, और ये सारे चीजों को यूज करिए। और सबसे चीज क्या है, अब बड़ी चीज जो हम कह सकते हैं, वो है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स।
पॉल्यूटेंट, इसका तो पहले ट्रीटमेंट करिए, इसका सही तरीके से निदान करिए। कहीं कुछ भी फेंक देना, कहीं कुछ बढ़ा देना, बिल्कुल ये चीज़ जरूरी नहीं है। इसको सही तरीके से डिपॉजिट करिए, डिस्पोज करिए। जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, चाहे वो हार्ड इन्वेस्ट हो, चाहे वो वाटर में सॉल्युबल इन्वेस्ट हो, इसको रोकिए। इन दोनों इन सभी चीज़ों को करने से क्या होगा, हमारा लैंड कंजर्व रहेगा, ठीक है, ताकि हमारा जो यूटिलाइजेशन है लैंड का वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा और लोग अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो ये तो कहा आपका लैंड का जो है कंजर्वेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद हम आपसे पिछले एग्जाम का पढ़ाया गया एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन का जवाब आप हमें दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एजेंडा 21 क्या है? बहुत सही बात है भाई, वो हमने कई बार पूछा है। 21 कंट्रियों का समूह है। 21 मई को ऑर्गेनाइज होने वाला संगठन है। तीसरी चीज, 21 स्टेट्स का समूह है, या फिर 21 सेंचुरी का एजेंडा है, 21 सेंचुरी का प्लान है टू कंजर्व अर्थ, ठीक है। इसका इन चारों ऑप्शन के सही जवाब दीजिए और हम आपको देंगे लैंड सेवियर का खिताब, है ना, जो जमीन बचाता है। ये बहुत जरूरी है, जमीन बचाना भी, ठीक है। तब तक आगे की वीडियो के लिए इंतजार करते रहिए, वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। धन्यवाद।